मानसून की दस्तक पर एक्शन में धामी सरकार दिखाई दे रही, क्योंकि तैयारियों को लेकर सीएम धामी का बड़ा ऐलान की एक बड़ी बैठक बुलाई जाए, जिसमें आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा की जाएगी। और इसीलिए आज सुबह 11 बजे सचिवालय में ये बड़ी बैठक होनी है। मॉनसून में चुनौतियों से निपटने के लिए तैयारियों को देखा जाएगा। दरअसल उत्तराखंड में आज से मॉनसून दस्तक दे सकता है, ये अनुमान है। मौसम विभाग की माने तो आज से पर्वतीय जिलों में भारी बारिश होगी, जिसको देखते हुए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से। लेकिन बारिश के मौसम में मॉनसून के दस्तक के बाद लोगों को परेशानी ना हो, जल जमाव की स्थिति पैदा ना हो, आवाजाही ना बंद हो, इसको दुरुस्त करने के लिए जहां पर कमी है उन कमियों को दुरुस्त करने के लिए आज बैठक बुलाई गई है। आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक सीएम धामी करने वाले हैं। वो जानेंगे कि आखिर कितना काम हो चुका है मॉनसून से पहले, प्री मॉनसून की कितनी तैयारी है, इसकी समीक्षा बैठक आज सीएम धामी करेंगे। चलिए हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी पंकज राणा का और उनसे जानकारी लेते हैं कि किस तरीके से मौसम विभाग का अलर्ट है, किस तरीके से आपदा प्रबंधन की जो पूरी टीम है वो आज इस बैठक में शामिल होने वाली है। इस मीटिंग के मिनट्स क्या रहेंगे पंकज से जानते हैं। जी पंकज। देखिए 11 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में ये बैठक करने जा रहे हैं और उसमें सभी विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और खासकर जो आपदा प्रबंधन विभाग है उसके सभी अधिकारी मौजूद इस बैठक में रहेंगे। और मौसम विभाग ने कहा है कि आज से पूरे प्रदेश भर में मानसून दस्तक दे देगा और आज से ही सुबह से पर्वतीय जिलों में हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है और आज पर्वतीय जिलों में अत्यधिक बारिश का अनुमान भी जताया गया है। तो येलो अलर्ट जारी किया गया है। उससे पहले मुख्यमंत्री सभी अधिकारियों को निर्देश देंगे कि आपदा प्रबंधन विभाग के खासकर अधिकारी को निर्देश देंगे कि कंट्रोल रूम जो आपदा प्रबंधन विभाग का बनाया गया है वो 24 घंटे संचालित रहे। उसके अलावा जहां भी ऐसे अति संवेदनशील पॉइंट है जहां पर लैंडस्लाइड से यातायात बाधित होता है वहां पर जेसीबी और उसके अलावा जो कर्मचारी हैं वो तैनात रहे। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों को सतर्क रखा जाए ताकि अगर कोई भी अप्रिय घटना होती है तो तत्काल उन टीमों को भेज दिया जाए। इसके अलावा एक ऐसी व्यवस्था सरकार करने जा रही है कि हेलीकॉप्टर भी 24 घंटे तैयार रहे कि यदि कहीं ऐसी दिक्कत होती है, सड़क कनेक्टिविटी कट जाती है या वहाँ लोग नहीं जा पाते हैं, तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू ऑपरेशन, ये तमाम चीजें जो आगे आपदा के दौरान रहती हैं, मौसम विभाग की चेतावनी से सबसे ज्यादा अलर्ट पर रहने वाले प्रदेशों में शुमार है उत्तराखंड, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों के लिए ये अलर्ट बहुत मायने रखता है। अब देखना होगा कि किस तरीके से आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जाएगा। इस मीटिंग में क्या क्या होता है। शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। और वहीं उत्तराखंड में मॉनसून दस्तक दे चुका है। कई जगहों पर मौसम ने करवट बदल ली है। आपको बता दें कि कई इलाकों में बारिश हुई है। अगर बात पिथौरागढ़ की करें तो वहां तेज बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। बारिश के पानी की वजह से ग्रामीणों की अब टेंशन भी बढ़ती जा रही है। कई जगहों पर कोहरा छाया तो कई जगहों पर बारिश से हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। तो वहीं बागेश्वर की अगर हम बात करते हैं तो भारी बारिश से कपकोट इलाके में सड़क बंद हो गई है। यहाँ लोगों को सरयू का जलस्तर बढ़ने की वजह से अलर्ट पर किया गया है। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं जहां आप समझिए कि किस तरीके से मौसम और मॉनसून की शुरुआत थी। ये पिथौरागढ़ की तस्वीरों के साथ हो चुकी है, जहां बारिश कुछ ही दिन पहले शुरू हुई, लेकिन जो गाद गदेरे हैं वो बुरी तरह से उफान पर हैं। ऐसे में अब मुश्किलें शुरू हो चुकी हैं। तीनों तस्वीरों के जरिए आप समझिए बारिश का कहर किस तरीके से दिखाई दे रहा है। हालांकि बीच वाली जो तस्वीर है वो घने कोहरे के बीच पूरे माहौल को बहुत खूबसूरत सा दिखा रही है, लेकिन दोनों जो साइड वाली तस्वीरें हैं वो उसके दूसरे पहलू को बयां करती है, जहां मुश्किलें लोगों की बढ़ी हुई हैं। तो वहीं देवभूमि उत्तराखंड में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है, जिससे कि लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अगले कुछ घंटे सावधान रहने की बहुत जरूरत है। देवभूमि उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। कई जिलों में भारी बारिश के बाद नदी और नाले उफान पर हैं। यही वजह है कि अब अगले 24 घंटे बेहद सावधान रहने की जरूरत है। उफनते नाले की ये तस्वीरें पिथौरागढ़ की हैं, जहां मुनस्यारी तहसील के समकोट गांव के लोग उफनते नाले से सहम गए हैं, क्योंकि आपदा के लिहाज से ये बहुत संवेदनशील है। पिथौरागढ़ जिले में लगातार बारिश हो रही है, जिससे पहाड़ी का मलबा सड़क पर आ गया।
जिस वजह से जौलजीबी मुनस्यारी मोटर मार्ग बाधित हो गया। जहां कई गाड़ियां जाम में फंस गईं, तो घिंगरानी के पास एक ट्रक भी धंस गया, जिससे लोगों की मुसीबत और बढ़ गई। उधर मसूरी में भी आसमानी आफत का कहर देखने को मिला, जहां मसूरी देहरादून मार्ग पर एक कार भी मलबे की चपेट में आ गई। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही भविष्यवाणी की थी और भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया था, जो अब सच साबित हुई। 28-29 में ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश है पूरे प्रदेश में, और साथ ही जो भारी बारिश है तो वो भी आप जो 28 तारीख को जो है वो देखेंगे कि जो हमारे कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट से हिल्स वाले, और साथ ही जो देहरादून है या टेहरी पौड़ी डिस्ट्रिक्ट है, तो इनमें भी इक्का दुक्का जगहों में 28 और 29 में हैवी रेन्स की संभावना बनी है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया है। उत्तराखंड पुलिस ने भी मौसम के अलर्ट को देखते हुए ट्वीट किया और लिखा कि मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 28 और 29 जून को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आपसे निवेदन है कि कृपया सावधानी बरतें और मौसम के मुताबिक ही यात्रा करें। कृपया निरंतर मौसम सूचना चेक करते रहें। हालांकि अगर भारी बारिश होती है तो सबसे ज्यादा परेशानी चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर यात्री पैदल मार्ग से जाते हैं और बारिश की वजह से भूस्खलन का खतरा सबसे ज्यादा होता है। ऐसे में ज्यादा बारिश होने पर यात्रा मार्ग पर परेशानी बढ़ जाती है। प्रदेश के मैदानी इलाकों के साथ साथ पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने कहा है। इस लिहाज से सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। खासकर आपदा प्रबंधन विभाग को कहा गया है कि वो NDRF, SDRF समेत सभी व्यवस्थाओं को मुकम्मल करे, ताकि बरसात के सीजन के दौरान यात्रा मार्गों समेत लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। देहरादून से अपने सहयोगी निशान चौहान के साथ पंकज राणा, ABP गंगा। देखिए, धामी सरकार 2.0 के 100 दिन का कार्यकाल पूरा हो चुका है, जिस पर ABP गंगा ने देहरादून में महाअधिवेशन मंच पर तमाम दिग्गजों को आमंत्रित किया और उनके मंच पर पहुंचने के बाद देवभूमि के विकास की चुनौती पर चर्चा हुई। तीखे सवाल किए गए। सत्ता पक्ष से लेकर के विपक्ष के दिग्गजों ने हर सवाल के बड़ी बेबाकी से जवाब दिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं और मैं चाहूंगी कि राज्य को स्वागत भी करेंगे। मुख्यमंत्री देहरादून में ABP गंगा का मंच सजा था और इस मंच पर पहुंचे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। CM धामी से असरदार मुद्दों पर धारदार सवाल किए गए, जिस पर उन्होंने बिना लाग लपेट के जवाब दिए। सवाल पलायन को लेकर भी हुआ और सवाल रोजगार का भी उठा। पलायन को रोकने के लिए इस बार कोई ठोस रणनीति? देखिए, पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है और उसको लेकर हमारे यहाँ पर पलायन आयोग ने भी काम कर रहा है और भी सरकार भी अपने स्तर से काम कर रही है। लेकिन पलायन को व्यवहारिक रूप से समझना होगा। पलायन तभी रुकेगा जब हमारे सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे आज जो नौजवान पीढ़ी है, जो हमारे युवा हैं, खासकर जो रोजगार चाहते हैं, अपने घरों से दूर जाकर जो तमाम जगह पर अपने रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए काम कर रहे हैं, उनको जब तक उनके घरों के आसपास कोई काम नहीं मिलेगा, बिल्कुल, तो उस क्षेत्र में हम लोग जो संभव हो सकता है, जैसे हमने कुछ योजनाएं सरकार की तरफ से रोजगार को लेकर हम ला रहे हैं और कुछ योजना लोगों के साथ मिलकर हम वहाँ पर करेंगे। और उसके कारण से चाहे जैसे हमारा फल का क्षेत्र है, बागवानी का क्षेत्र है, हमारा ये होम स्टे जैसी योजनाएं हैं जो दूरस्थ क्षेत्रों में और सीमांत क्षेत्रों में हो सकती है, और कुछ उद्योग जो बड़े उद्योग, छोटे उद्योग मिलकर जब उनके घरों के पास फलों के क्षेत्र में हो या बागवानी के क्षेत्र में हो या वहाँ पर जिस भी चीज़ की उपलब्धता ज़्यादा हो, उस उपलब्धता के आधार पर जब हम वहाँ पर कुछ चीज़ों को बढ़ाएंगे तो मैं समझता हूँ कि जब काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, कुछ आमदनी होगी तो पलायन पर रोक लगेगी। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि उत्तराखंड जिन मामलों में पिछड़ गया है, उस दाग को आखिर कैसे मिटाया जाएगा? अपनी बदहाल तस्वीर को कैसे बदलेगा उत्तराखंड? ABP गंगा के देहरादून महाधिवेशन में पूर्व CM और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत भी पहुंचे। हरदा ने यहां एक चौंकाने वाला खुलासा किया और ये कह दिया कि वो चुनाव तो लड़ना ही नहीं चाहते थे। चुनावों के बाद आपसे अब मुलाकात हो रही है रावत साहब,
क्या सीट गलत दे दी गई आपको या गलत सीट से चुनाव लड़ गए आप? ये सब चीजें पीछे की बातें हो गई है। नहीं, हमारे लिए तो शोध का विषय है। देखिए, मैं उस मेरे लिए तो शोध का विषय है रावत साहब, और यहाँ बड़े सारे लोग ये जानना चाहते हैं। कभी जब आप के ऊपर ज़्यादा लोगों का आदर भाव रहता है तो वो आदर भाव आपसे बहुत सारी चीज़ें करवाता है जो अप्रिय भी होती हैं। मेरा तो साफ ऐलान था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, बल्कि चुनाव लड़ाऊंगा पार्टी जी। और जब 50 सीटें हमने डिक्लेयर भी कर दी, 50-52 सीटें, तो कुछ लोगों ने कहा मुझसे कि आप हमारे वहाँ से लड़िए। बल्कि एक तो नामांकन करने जा रहे थे, उन्होंने रास्ते से टेलीफोन करके कहा, उन्होंने कहा साहब हम आपको चाहते हैं, यहाँ सब लोग कह रहे हैं और आप यहाँ से चुनाव लड़ें। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई नहीं, मैं सबको चुनाव लड़ाऊँगा। एक कंपेन करने वाला चाहिए, यदि यह कंपेन करने वाला नहीं रहेगा तो भाजपा को बहुत सारी गलत बातों को, दुष्प्रचारों को लोगों के गले में उतारने का मौका मिल जाता है, जो मेरी आशंका सही साबित हुई। लेकिन जब हम बाकी सीटों का फैसला करने के लिए बैठे, शायद 10-15 सीटें रह गई थी, तो अचानक बात आई कि साहब इनको चुनाव लड़ना चाहिए। अब हमारे सभी साथियों ने कहा नहीं, चुनाव लड़ना चाहिए, आप नहीं लड़ेंगे तो गलत संदेश जाएगा। मैंने कहा भाई अब सीट रही कहाँ गई? तो साथी दुश्मन थे रावत साहब आपके। आप किससे कहूँगा ना? उन्होंने कहा नहीं आपको लड़ना चाहिए। मैंने कहा भाई लड़ना ही है, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा ज़रूरी है। तो मैंने कहा भाई एक ही सीट मुझको दिखाई दे रही है जहाँ से मैं लड़ सकता हूँ। मैंने उस सीट का नाम ले लिया। अब 2-3 दिन बाद कई तरीके के सवाल उठ गए, पार्टी के अंदर बहुत सारे सवाल उठ गए, बहुत सारी धमकियाँ आ गई, बहुत सारी और बातें आ गई, बहुत सारे शुभेच्छु निकल करके आ गए। सब ने अपने तरीके से कहा, अनुतगत्वा ये फैसला ले लिया कि आप लाल कुआं जाइए। तो मैंने कहा भाई, और मुझसे कहा गया कि लाल कुआं में सब लोग कह रहे हैं कि हरीश रावत आएंगे तो हम तैयार हैं। जब मैं वहाँ पहुँचा तो पता चला कि कोई भी गंभीर उम्मीदवार एकदम दिल से तैयार नहीं है, क्योंकि उनके समर्थक उन्हीं की जिंदाबाद कह रहे थे जब मैं वहाँ पहुँचा। तो हरीश रावत ने एबीपी गंगा के मंच से ये भी कहा कि अभी भी सरकार के सिर्फ 100 दिन पूरे हुए हैं। वो चुभने वाले सवाल तो तब पूछेंगे जब सरकार साल भर का कार्यकाल पूरा कर लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और वही विधानसभा चुनाव के बाद हुई हल्द्वानी नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक में हंगामा हो गया। कई पार्षद नाराज हो गए, यहां तक कि बोर्ड बैठक के बहिष्कार की बात भी कही गई। और ऐसा क्यों हुआ, इस रिपोर्ट में समझिए। नेताओं के हंगामे और नारेबाजी की ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब हल्द्वानी नगर निगम बोर्ड की बैठक हो रही थी। लामबंद होकर अपनी बातें कह रहे ये सभी लोग कांग्रेस के पार्षद। इनका सीधा सीधा आरोप है कि नगर निगम की ओर से इनके क्षेत्रों में विकास कार्यों की लगातार अनदेखी की गई। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मेयर जोगेंद्र पाल सिंह सिर्फ भाजपा पार्षदों की समस्या को सुन रहे हैं, लेकिन विपक्ष के पार्षदों को अनसुना किया जा रहा है। भेदभाव के मामले में हमारे मेयर साहब नंबर 1 है पूरे उत्तराखंड में। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ, ये बोर्ड बैठक नहीं है, एक बंदर बाट हो रही है और इनके पास कुछ नहीं है बजट का हिसाब किताब, इनका आय व्यय का कोई ब्यौरा नहीं है। हमें पत्रकारों को अंदर बिठाओ, पत्रकार लोकतंत्र का हिस्सा है। ये पत्रकार यहाँ पे सारी बातें बता देंगे, मीडिया से के थ्रू जाएगी, इस वजह से यहाँ पे मेयर साहब ने पत्रकारों को बाहर कराया। उधर गांधीनगर के पार्षद रोहित कुमार पानी की समस्या को लेकर धरने पर बैठ गए। उनका आरोप है कि अधिकारियों की उपेक्षा से क्षेत्र के लोग पेयजल संकट से जूझ रहे, लेकिन न तो जल संस्थान और न ही नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी ध्यान दे रहे। मेरे क्षेत्र में कम से कम 2 महीने से पानी नहीं है। पानी की लाइनें हर गली गली बिछी हुई है, हर गली में पानी की लाइन बिछी हुई है, लेकिन वो लाखों रुपए बर्बाद है, वो लाइनें जोड़ी नहीं गई हैं। मैं पिछले 2 महीने से हल्ला काट काट के जल संस्थान के जे को बोल रहा हूँ, जल संस्थान के ए को बोल रहा हूँ, लेकिन कोई वहाँ पर आने तक के लिए तैयार नहीं है। हालांकि हंगामे के बीच बोर्ड बैठक कुल 7 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिसमें हल्द्वानी के विकास को स्वीकृत 2000 करोड़ पर उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी की ओर से प्रस्तावित कार्यों की बीपीआर पर चर्चा की गई। इसके साथ ही मॉनसून जनित रोगों के रोकथाम, नालों की सफाई पर
चर्चा की गई। नगर निगम क्षेत्र के सभी चौराहों के सौंदर्यीकरण, शासन की तरफ से सफाई कर्मचारियों का मानदेय 500 रुपए हर दिन किए जाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा नगर निगम क्षेत्र में करीब 3000 पौधों के रोपण पर चर्चा, मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीन क्रय करने और नगर निगम क्षेत्र में सिटी फॉरेस्ट निर्माण के प्रस्ताव पर विचार किया गया। हालांकि नगर निगम बोर्ड की बैठक पार्षदों के क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर ही बुलाई गई थी, लेकिन विपक्ष के नेताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। ऐसे में सवाल यह है कि अगर विपक्ष के नेता खुद सहयोग नहीं करेंगे तो जनहित में फैसले कैसे लिए जाएंगे। हल्द्वानी से एबीपी गंगा के लिए अंकित शाह की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां बात करेंगे बलिया की। एक गांव में एक साथ पूरे गांव की बिजली काट दी गई और इससे गांव वालों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। वहीं बिजली विभाग बिजली का बिल नहीं जमा करने का हवाला दे रहा है। इसके बाद बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने बिजली विभाग को चेतावनी दी कि अगर वाकई मामले में पहले नोटिस दिया गया है तो बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एक तरफ बेतहाशा गर्मी तो वहीं दूसरी तरफ बिजली विभाग की कारस्तानी, जिससे गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। मामला बलिया का है। कई गांव की बिजली विद्युत विभाग ने ये कहते हुए काट दी है कि बिजली का बिल जमा नहीं किया गया है, जिससे गांव वाले आक्रोशित हो उठे। गांव वालों का कहना है कि बिना किसी नोटिस के बिजली विभाग ने उनकी बत्ती काट दी है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। पूरे ग्राम सभा की लाइट जो है, ये आतताई जो जेई है यहाँ पे चौहान, ये किसी पर्सनल रंजिश से जो है अपने ग्राम सभा के कोई यादव हैं उनसे पैसा ले करके और एक विवाद हम लोगों का बिजली खींचने की, तो उसके एवज में आकर उसने पूरे गांव की लाइट काट दी और पूरा बिना अग्रिम सूचना के। और वो सीधा यही जवाब दे रहा है कि ये हम लोगों को ऊपर से राज्य सरकार से आदेश है कि इस तरह का व्यवस्था जिस गाँव की बिजली बिल बकाया हो उस गाँव का पूरा लाइट काट दिया जाए। बिना नोटिस के बिजली काटे जाने से नाराज ग्रामीणों ने इसकी शिकायत भाजपा विधायक केतकी सिंह से की है, जिससे इस मामले का समाधान निकल सके। हमारे ग्राम सभा की लाइट पूरे ट्रांसफार्मर से काट दी गई, पूरे गांव की लाइट काट दी गई है। ऐसा तो है नहीं कि अगर गांव में 100 लोग रहते हैं तो 10 लोग बिल ना जमा करते हो, 20 लोग ना जमा करते हो, ऐसा तो है नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ बिना सूचना के लाइट काटना, यह माननीय योगी जी की सरकार में तो नहीं हो सकता है। या कोई मानसिकता कहीं से कुछ न कुछ गड़बड़ है और इसको सभी हम लोग लेके कम से कम 150-200 लोग हम लोग लगभग यहाँ पे माननीय विधायिका जी के यहाँ आए हुए हैं अपनी बात को रखे। वहीं भाजपा विधायक केतकी सिंह ग्रामीणों के साथ खड़ी नजर आ रही हैं और बिना नोटिस बिजली काटने के मामले को गंभीर बता रही हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही हैं। देखिए, मैंने इस विषय पे जो उच्च अधिकारी हैं उनसे मैंने बात किया और इसको जानने का प्रयास किया कि यह क्यों है। उनका कहना यह था कि गांव में बिजली नहीं भरी गई और 70% से ज़्यादा बिजली बिल बकाया था, इस वजह से यह कदम उठाया गया। पर नोटिस एक मिलना चाहिए, यह मेरा प्रश्न था कि पहले जनता को यह नोटिस मिलना चाहिए। मेरी उच्च अधिकारियों से बात हुई है, इसका पूरा इस प्रकरण की जांच होगी और जो भी इसके खिलाफ होंगे दोषी, उनके ऊपर जो भी उचित होगा वह मुकदमे होंगे। गर्मी के मौसम में बिजली कटने से ग्रामीण परेशान हैं, तो वहीं विद्युत विभाग शासन के आदेश का हवाला दे रहा है कि बिजली बिल जमा न होने पर बिजली काटी गई है, जिससे इलाके में माहौल गर्मा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।